गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वस्थ शिक्षण संकुल के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है हमारा कक्षा 7 विषय हमारा हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं काव्य 5, जिसका नाम आपको दिया गया है मन भावन सावन। तो यहाँ पर जो काव्य 5 दिया गया है आपको, जिसका नाम आपको क्या दे दिया गया है मन भावन सावन, तो इसमें जो है इस कविता को यानी कि किसने लिखा है, तो कवि का नाम आपको जो यहाँ पे दिया गया है सुमित्रानंदन पंत। कवि का नाम क्या दिया गया है सुमित्रानंदन पंत। और जो सुमित्रानंदन पंत है उनका परिचय जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है। यानी कोई भी अगर हम कविता चलाते हैं चाहे पाठ चलाते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले कवि या लेखक जो होता है उसका परिचय हम आपको सबसे पहले समझाते हैं पाठ की शुरुआत में या काव्य की शुरुआत में, और उसके बाद जो है हम आगे के यानी कि पाठ या कविताएँ समझाते हैं। इसमें जो है अब दिया गया है कि सुमित्रानंदन पंत जो है उनका जन्म कब हुआ है, तो ईस्वी सन 1900 में, और उनका निधन कब हुआ तो 1977 में। यानी कि उनका जन्म और निधन सन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि बताया गया है। जन्म कब बताया गया था सन 1900 और निधन कब बताया 1977 में। आगे दिया गया है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म वर्तमान उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गाँव में हुआ था। यानी कि जो है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड राज्य में जो है अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। और आगे बताया गया कि पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा गया है, प्रकृति के सुकुमार यानी क्या है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो क्या करते थे, हमेशा प्रकृति के बारे में लिखते थे। अपने जो उन्होंने जो भी काव्य लिखे या जो भी उन्होंने कहानियाँ लिखी हो किसके बारे में लिखी है, प्रकृति के बारे में। इसलिए जो उनको क्या कहा गया, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। यानी कि यहाँ पर जो है सुमित्रानंदन पंत जो है उनको जो ये उपनाम दिया गया है। उपनाम यानी कि अगर होता है ना कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको जो है लोग फिर क्या करते हैं, एक नया नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनको जो है क्या दे दिया गया है, उपनाम में क्या मिला है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे बताया गया है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली, चिदंबरा आदि उनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि सुमित्रानंदन पंत के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं, तो उसमें आप जो उनके नाम बता सकते हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं यहाँ पर, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली और चिदंबरा आदि जो है इनके क्या है, प्रमुख या मुख्य जो है काव्य ग्रंथ हैं। उन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू सम्मान तथा चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है। अब क्या इनको देखिए बताया गया है कि लोकायतन के लिए यानी कि लोगों के लिए जो लिखते हैं उसके क्या कहते हैं हम, लोकायतन। यानी कि लोकायतन के लिए किनको क्या मिला है, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, यानी कि क्या एक पुरस्कार का नाम दिया गया है। और दूसरा चिदंबरा के लिए जो क्या दिया गया, तो भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बताया गया है भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया है। और जो भारत सरकार है उन्होंने उनको कौन सा सम्मान दिया है, तो पद्म भूषण का सम्मान जो उनको दिया गया है। अब जो बताया जाता है कि प्रस्तुत काव्य में कवि के मन को मोहित करने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। कवि के अंत में सबके जीवन में सावन के बार बार आगमन की कामना की गई है। यहाँ पे जो है किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो वर्षा ऋतु का वर्णन। अगर आपने देखा हो कि वर्षा ऋतु से क्यों वर्षा ऋतु ही कहा गया है और क्यों ऐसा कवि ने कहा है कि सभी के जीवन में जो है वर्षा ऋतु यानी कि जो सावन महीना है वो बार बार आता रहे, तो इसलिए क्योंकि जो वर्षा ऋतु है उसमें जो है वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सभी जो है पशु पक्षी हों चाहे मनुष्य हों चाहे जीव जंतु हो, सभी क्या होते हैं, गर्मी की वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं। और इसीलिए जो है
जैसे यानी कि वर्षा का आगमन होता है तो उनके कष्टों का क्या होता है, निवारण होता है। यानी कि सारे कष्ट जो होते हैं उनके वो दूर हो जाते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी यानी कि गर्मी से जो पीड़ित जीव हैं उन सबको जो क्या मिलता है, राहत मिलती है। इसलिए जो है ये कहा गया है कि इसलिए जो कवि जो है हमारे वो क्या कह रहे हैं कि कविता के अंत में सबके जीवन में सावन के बार बार आगमन की कामना की गई है। सावन का आगमन यानी क्या कि खुशियाँ, यानी कि अगर कोई भी मनुष्य है उसके जीवन में चाहे कोई भी दुख है या कोई भी तकलीफ़ है तो वो कैसे कि जैसे कि सावन के आने से गर्मियों से जो दुख होता है वो सारा दुख दूर हो जाता है, उसी तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जीवन में क्या आना चाहिए, सावन आना चाहिए, ताकि उसकी जो दुख दर्द हैं तकलीफ़ें हैं वो सब कुछ दूर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इतना समझ में आ गया आपको। ये तो था काव्य जो है दिया गया उसके कवि का परिचय। यानी सबसे पहले आप समझ में आया कि उसके कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। उनका जन्म कब हुआ, 1900 में। उनका निधन कब हुआ, 1977 में। और उनका यानी कि जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ है, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनको क्या उपनाम मिला हुआ है, तो प्रकृति के सुकुमार। ठीक है, इसके बाद जो उनके यानी कि कौन कौन से मुख्य काव्य ग्रंथ हैं, तो यहाँ दिया गया है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, श्रवणदुली और चिदम्बरा। तो इन सब के नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है बताया गया कि वो कौन कौन से सम्मान मिले गए है ना, यानी किन किन सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है, वो सब उनके नाम भी जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और उसके बाद जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो आपको यानी कि कविता दी गई है वो किस ऋतु के बारे में दी गई है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, मन भावन सावन, नाम पता चल रहा है मन भावन सावन। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है सावन महीने की बात कही गई है। ठीक है, अब जो है आगे इसका देखिए कविता की शुरुआत अब हम करते हैं। तो आपको जो है कविता यहाँ दी गई है, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छनके, चमचम बिजली चमक रही उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंखों से ये फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं जैसे चौड़े करतल। तो यहाँ पे देखिए क्या दिए, सबसे पहले आपको कविता दी गई है कि छम 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 मेघ बरसते। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो अब जो है क्या है, हमारे यहाँ पे अपने यहाँ क्या है, बारिश की ऋतु है। यानी कि जैसे ही बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं तो उसमें कैसे आ जाती है, झमझम, है ना, कैसे आ जाती है। अगर आपने कभी ध्यान से सुना हो तो जैसे बारिश हो रही हो, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें से कैसे आ जाएगी, यानी कि झमझम जो है संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। और वो बारिश कब आती है, तो सावन में। आगे दिया गया है छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छन से। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यानी कि आसमान से जब बूंदें गिरती हैं तो उनकी आवाज़ कैसे आती है, झमझम। लेकिन अगर वही बूंदें अगर मान लो पेड़ों के पत्तों पे गिरती हैं तो उनमें से कैसे आ जाती है फिर, छम छम, है ना। और सबसे पहले वो कैसे, जैसे कि पेड़ों के पत्ते पे गिरती है तो उसमें से आवाज़ आती है छम छम की आवाज़ आती है। और फिर वही बूंदें जो हैं उन पेड़ों के पत्तों से जो है नीचे गिरती हैं तो कैसे आती है, छन से, है ना। यानी कि जो पत्ते होते हैं उनसे क्या होता है, वो पूरी छन के फिर नीचे गिरती है। अगर आपने कभी देखा हो तो ध्यान से देखना कि अगर मान लो कोई भी बड़ा पत्ता है तो सबसे पहले बूंद उस पर गिरेगी, फिर वहाँ से जो है बहना शुरू करेगी और फिर नीचे छन के यानी कि गिर जाएगी। यानी कि वहाँ पे जो है पहले जब वो बारिश ऊपर से गिरती है तो उसमें से कैसे आ जाती है, झमझम आती है। लेकिन अगर वो पत्तों पे गिरी है तो पत्तों पे गिरने से उसकी आवाज़ कैसे होती है, छम छम हो जाती है। ठीक है, आगे दिया गया है चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। उर यानी क्या होता है, तो हृदय, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि चमचम, चमचम यानी कि बिजली जो है कैसे चमक रही है, चमचम चमक रही है। और कहाँ पे, तो बादलों के हृदय में, है ना।
आगे दिया गया है थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब जो इस तरह से यानी कि जब बारिश का जो मौसम होता है और जब बारिश यानी कि गिरती है उसके बाद जो है बिजलियाँ चमकती हैं, तो उसकी आवाज़ सुन के जो है क्या होता है कि हमारे मन में भी बहुत सारे सपने जगते हैं, है ना। जैसे अगर आप बच्चे हो तो बच्चे को क्या करेगा, जैसे बारिश हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, वो तुरंत नहाने का उनके मन में इच्छा आती है कि हमको बारिश में नहाना है। और जब नहाने की परमिशन मिल जाए घर वालों से तो फिर क्या करते तुम लोग, वही उछाल कूद, है ना, फिर दौड़ना भागना, और कितने नहीं खुश हो जाते हो। तो वही बात यहाँ तुमको बताई गई है, ठीक है। आगे दिया गया है पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियाँ हैं चौड़े करतल। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, तो जो ताड़ का यानी कि जो पेड़ होता है उसके जो यानी कि जैसे पक्षी के पंख होते हैं वैसे जो है पक्षी के पंखों की तरह जो ताड़ के जो यानी कि पत्ते होते हैं वो कैसे हुए हैं, बिल्कुल फैले हुए हैं। और वो पत्ते कैसे होते हैं, यानी कि लंबे लंबे पत्ते होते हैं, तो उनकी जो है लंबी लंबी क्या होती हैं, उंगलियां होती हैं, और चौड़े चौड़े क्या होते हैं, करतल। करतल यानी क्या होता है, तो हाथ, यानी कि उसके हाथ जो है कैसे होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, और उन चौड़े हाथों की उंगलियां जो है कैसे होती हैं, बिल्कुल लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है यहाँ तक कि आपको भाव समझाया गया, आगे का जो अगली वीडियो में समझाएंगे। जय गायत्री।